Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 7th and 8th June 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online come offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. तो आज का हमारा पहला न्यूज है, रिसेंटली जैसे आपने सुना होगा कि इंडियन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड इंडिया की अपनी सबसे पहली इंडिजिनस वैक्सीन बनाने वाला है, और उसका फेज 3 ट्रायल भी चल रहा है। और उस वैक्सीन का जो नाम है कोर्बीवैक्स, ये यूनिक वैक्सीन है। अभी तक के जितने भी वैक्सीन बने हुए हैं कोरोना के लिए, उनसे ये डिफरेंट है, और कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया का या दुनिया का सबसे सस्ता वैक्सीन होगा। तो समझते हैं ये कोर्बीवैक्स के बारे में। देखिए, न्यूज ये है कि इंडिया हैज प्लेस्ड एन एडवांस ऑर्डर टू ब्लॉक 300 मिलियन डोजेस ऑफ ए न्यू कोविड-19 वैक्सीन कोर्बीवैक्स। ये वैक्सीन अभी तक बना नहीं है, बट ऑलरेडी इंडिया ने 300 मिलियन डोजेस का ऑलरेडी एक एडवांस ऑर्डर प्लेस कर दिया है कोर्बीवैक्स के लिए। इट इज एन इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन विच इज करेंटली अंडरगोइंग फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स अभी तक गुजर रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों में ये लगभग डेवलप हो जाएगा। तो ये आमतौर पे ये वैक्सीन डिफरेंट कैसे है, जैसे कि आपको मालूम होगा ऑलरेडी बहुत सारे वैक्सीन बने हुए हैं, जैसे कि मॉडर्ना का ले लीजिए, सिनोवैक का ले लीजिए, चाइना ने बनाया है, रशिया स्पुतनिक बनाया है, और भी बहुत सारे कंपनियों ने ये वैक्सीन बनाए हैं, जैसे एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन हम लोग जानते ही हैं। तो ये कैसे डिफरेंट है, देखिए, इट इज ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। ये एक तरह का रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इट इज मेड अप ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सार्स कोरोना वायरस टू द स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन द वायरस सरफेस। ध्यान रखिए कि ये जो वैक्सीन जो बना हुआ है, ये अब जैसे कि ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर में ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन ही या ये स्पाइक ही होता है जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस को बॉडी के अंदर में एंटर कराने में हेल्प करता है ये। और ये जो प्रोटीन होती है, यही प्रोटीन मेन रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी वायरस के इन्फेक्टिबिलिटी या विरुलेंसी कितनी ज्यादा होगी। तो कह सकते हैं ये वायरस के स्पाइक प्रोटीन से ये वैक्सीन बनाई गई है। ये इसका यूनिक फीचर्स है। अब ये हेल्प कैसे करेगा, देखिए, द स्पाइक प्रोटीन अलाउज द वायरस टू एंटर द सेल इन द बॉडी सो दैट इट कैन रेप्लिकेट एंड कॉज डिजीज। ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्पाइक प्रोटीन होगा यही हेल्प करता है वायरस को किसी बॉडी के अंदर में एंटर कराने में, तब जाकर अंदर में ये वायरस रेप्लिकेट होता है। However, when this protein alone is given to the body, it is not expected to be harmful as the rest of the virus is absent. देखिए, ये जो प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जो हम लोग बॉडी के अंदर में डाल रहे हैं, ये प्रोटीन डेंजरस या इन्फेक्टिव नहीं होता है, ये वायरस इन्फेक्टिव होता है। तो अगर हम इस प्रोटीन को डालते भी हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर में कोई इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है। और बॉडी क्या करेगी, इस प्रोटीन के खिलाफ ही क्या करेगी, अपनी एंटीबॉडीज बना लेगी, जिससे फायदा ये होगा कि जब फ्यूचर में अगर ये वायरस बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो ये प्रोटीन को ही इफेक्टिव कर देगा, क्योंकि इस प्रोटीन के खिलाफ ही बॉडी के पास एंटीबॉडीज है। हेंस दिस वायरस विल नॉट एंटर इनसाइड द बॉडी एंड इट विल प्रिवेंट द होल वायरस। तो होप आपको समझ में आया होगा।
The body is expected to develop an immune response against the injected spike protein, and therefore when the real virus attempts to infect the body, it will already have an immune response ready that will make it unlikely for the persons to fall severely ill. तो इससे क्या होगा, वो persons को severely ill होने से बचाया जा सकता है इस प्रोटीन के जरिए। अब देखा जाए कि कोर्बीवैक्स दूसरे वैक्सीन से कैसे डिफरेंट है। देखिए, दे आर आइदर वैक्सीन जो होते हैं, आइदर एमआरएनए वैक्सीन होते हैं, जैसे कि हम लोग फाइजर और मॉडर्ना के जो वैक्सीन है वो एमआरएनए वैक्सीन होती है। दूसरा एक होता है वायरल वेक्टर्स वैक्सीन, जैसे कि कोविशील्ड और स्पुतनिक। और तीसरा जो होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जैसे कि कोवैक्सीन, जो सिनोवैक, कोरोनावैक एंड सिनोफार्मा की जो वीरोसेल्स वगैरह। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन है जो अभी तक कोरोना के लिए बनी हुई है। Viral vector and mRNA vaccines uses a code to induce our cell to make the spike protein against which the body has to build immunity। ये mRNA और viral vectors जो vaccines होते हैं वो हमारे बॉडी के सेल को इंड्यूस करते हैं टू प्रोड्यूस स्पाइक प्रोटीन। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन बनेगा, ये बॉडी उस स्पाइक प्रोटीन को फॉरेन पार्टिकल समझेगी और बॉडी अपनी इम्यून सिस्टम डेवलप करेगी। तो यहाँ पर हम स्पाइक प्रोटीन नहीं डाल रहे हैं, रैदर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बॉडी को इंड्यूस कर रहे हैं वो स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए। हेंस द बॉडी विल स्टार्ट इम्यूनिटी अगेंस्ट दोस स्पाइक प्रोटीन। बट इन द केस ऑफ कोर्बीवैक्स, प्रोटीन इटसेल्फ इज गिवन। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली वो स्पाइक प्रोटीन ही बॉडी के अंदर में इंजेक्ट कर दे रहे हैं। हेंस हमें ये तो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देगा और एफिकेसी भी इसकी अच्छी होगी। द mRNA vaccines work by using messenger RNA, which is the molecule that essentially put DNA instruction into action inside a cell. mRNA is used as a template to build a protein। तो mRNA एक तरह का टेम्पलेट होता है जो हेल्प करता है स्पाइक प्रोटीन बनाने में। तो ये बेसिकली ये भी आप समझ लीजिए कि बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है प्रोटीन बनाने के लिए। जो वायरल वेक्टर वैक्सीन होते हैं वो आमतौर पर वायरस को ही इंजेक्ट कर देते हैं, आइदर वो वायरस डेड होता है या एटीन्यूएटेड होता है, मतलब इनइफेक्टिव किया हुआ रहता है। तो वायरल वेक्टर वैक्सीन्स आर मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ ए डिफरेंट वायरसेस द वेक्टर टू डिलीवर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू आवर सेल। तो अगर वायरस जो होता है उसके जो हार्मफुल पार्ट को हटा दिया जाए और वो वायरस बॉडी के अंदर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वायरस आमतौर पे इनइफेक्टिव होता है और बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। तो वो भी एक तरह के वैक्सीन होते हैं। और दूसरा तीसरा लास्ट जो वैक्सीन है दैट इज द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इंक्लूड किल्ड पार्टिकल्स ऑफ द होल SARS coronavirus 2, attempted to target the entire structure of the virus. Corbevax, like the mRNA and viral vector COVID-19 vaccine, targets only the spike protein but in different ways। देखिए, अगर किसी इनएक्टिवेटेड या वायरस को अगर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन अगर बनाए जाते हैं तो ये आमतौर पे एक होलसम प्रोटेक्शंस देता है वायरस के खिलाफ। बट स्पाइक प्रोटीन अगर हम लोग सिर्फ डालते हैं तो आमतौर पे सिर्फ वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ही कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलता है। बट कोरोना के लिए सही भी है क्योंकि स्पाइक प्रोटीन ही होता है जो मेन वो जरिया है जिससे वायरस बॉडी के अंदर में एंटर करता है। तो अगर हम स्पाइक प्रोटीन को भी दे रहे हैं तो ये काफी इफेक्टिव होगा कोरोना वायरस के केसेस में। होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये पूरा कोर्बेवैक्स और बाकी वैक्सीन के बारे में। अगर कुछ वैक्सीन को देखा जाए तो जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, उन्होंने जो वायरल वेक्टर वैक्सीन बनाया है इसकी डोज 2 देनी पड़ती है। मॉडर्ना ने भी बनाया, ये आरएनए वैक्सीन है, ये इसके 2 डोज होते हैं। फाइजर और बायोटेक ने आरएनए वायरस वेक्टर आरएनए वैक्सीन बनाया है। स्पुतनिक 5 जो है वो वायरल वेक्टर है। सिनोवैक वो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। सिनोफार्म वो भी इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। और नोवावैक्स वो प्रोटीन बेस्ड है। और जॉनसन एंड जॉनसन जो बना है वो वायरल वेक्टर है। तो ये कुछ वैक्सीन हैं जो अभी तक डेवलप हुए हैं। और ये बायोलॉजिकल जो कंपनी है, जो ये हमारी जो कंपनी है दैट इज बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ये जो बेसिकली जो वैक्सीन बना रही है वो बेसिकली इट विल बी बेस्ड अपॉन द स्पाइक प्रोटीन, या स्पाइक प्रोटीन ही होगा जो बॉडी के अंदर में इंजेक्ट किया जाएगा, which will provide protections against the viruses। So this is about the Corbevax। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है, रिसेंटली अमेरिका ने जो रिटेलिएटरी टैरिफ जो है उसको सस्पेंड कर दिया है इंडिया और 4 और कंट्रीज के खिलाफ। अब ये रिटेलिएटरी टैरिफ क्या होता है और यूएसए ने क्यों सस्पेंड किया, थोड़ा समझते हैं डिटेल में।
देखिए रिसेंटली द न्यूज़ ये है कि रिसेंटली द यूएसए सस्पेंडेड इम्पोजिशंस ऑफ रिटेलिएटरी टैरिफ अगेंस्ट 6 कंट्रीज। यहाँ पर 6 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया दैट हैड बिगन imposing डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन कंपनीज सच एज गूगल एंड फेसबुक। तो रिसेंटली जो अमेरिका जो है वो 6 कंट्रीज के जो 6 कंट्री के ऊपर में जो रिटेलिएटरी टैरिफ होता है उसको सस्पेंड कर दिया है और उसको नहीं इम्पोज किया है। ये कौन सी कंट्री है 6 कंट्री? ये 6 कंट्री वह कंट्री है जो अमेरिका की जो कंपनी गूगल और फेसबुक है और या तो जो बिग टेक कंपनियां हैं उनके ऊपर में जो ये कंट्रीज ने डिजिटल सर्विस टैक्स लगा रखा था। और इस डिजिटल सर्विस टैक्स के अगेंस्ट अमेरिका में एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक रिटेलिएटरी टैरिफ लगने वाला था, बट अमेरिका ने वो टैरिफ नहीं लगाया। समझते हैं आखिर अमेरिका ने क्यों नहीं लगाया, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। देखिए आमतौर पे अगर कहा जाए तो अदर देन इंडिया और कौन-कौन सी कंपनियां हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया है, इटली है, स्पेन है, टर्की है एंड यूनाइटेड किंगडम है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके ऊपर में ये रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगा है। देखिए ये क्यों नहीं लगा, थोड़ा समझते हैं। देखिए टैरिफ्स वेर इम्पोज्ड आफ्टर द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर जिसको हम लोग बोलते हैं नोटेड दैट द डिजिटल सर्विस टैक्स अडॉप्टेड बाय इंडिया, इटली एंड टर्की डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यूएस कंपनीज। बेसिकली ये जो डिजिटल सर्विस टैक्स है ये यूएस की कंपनियों के ऊपर ही लग रहा है, दूसरे कंट्रीज की कंपनीज के ऊपर में नहीं लग रहा है। तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेटरी है एंड आर इनकंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल टैक्स प्रिंसिपल्स, और ये इनकंसिस्टेंट भी है। अंडर सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 द यूएसटीआर enjoys a range of responsibilities and authorities to investigate। इसमें देखिए सेक्शन 301 के तहत अमेरिका के यूएसटीआर जो है वो इंजॉय करता है बहुत सारे पावर को, जैसे कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है अथॉरिटीज और टेक एक्शन भी ले सकता है ऐसे कंट्रीज के खिलाफ जिन्होंने इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस अप्लाई किया है। नेक्स्ट रीजन क्या है सस्पेंशन का? देखिए बहुत सारे रीजंस है। एक तो कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक है उसके चलते इकोनॉमी जो डाउनफॉल हो रही है वो तो एक रीजन हो ही सकता है। उसके अलावा देर आर वेरियस अदर रीजन, जैसे कि मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस, इट अलाउज time for ongoing international tax negotiations to continue. The US is seeking a multilateral solutions while maintaining the options of imposing tariff under section 301 if warranted in the future। तो अगर फ्यूचर में कभी लगता है तो वो फिर से इम्पोज कर सकता है, बट ये अमेरिका अभी बहुत सारे कंट्री के संग नेगोशिएशन कर रहा है, सो नहीं चाहता है कि वो नेगोशिएशन को बीच में ही उसकी प्रॉब्लम कुछ हो जाए। तो पहला ये। दूसरा, डैमेज टू द ग्लोबल इकोनॉमी। The 6 countries potentially impacted are passing through a weak post-COVID-19 recovery and opening a new trade war front could be damaging not only to them। देखो उनको अगर मान लीजिए अभी ऑलरेडी वर्ल्ड में पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, अमेरिका को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट दूसरे कंट्रीज को है उनको फर्क पड़ जाएगा, और जिसके चलते अगर अमेरिका इस तरह की चीज़ें इम्पोज करता है तो उनके ऑलरेडी जो बिगड़े हुए कंडीशन है और बिगड़ सकते हैं, और जिसके चलते हो सकता है एक ट्रेड वॉर टाइप का कंडीशंस स्टार्ट हो जाए। तो अमेरिका इसलिए भी नहीं कर रहा है। तो 6 countries potentially impacted are passing through a weak post COVID-19 recovery and opening a new trade war front could be damaging not only to them but also to broader global economy। नेक्स्ट अगर कहा जाए हो सकता है कि चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है। ट्रंप अगर रहते तो ऑलरेडी ये इम्पोज कर दिए होते, बट बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट है तो ये इस स्टेप को नहीं लेना चाहते हैं। तो अंडर द प्रीवियस यूएस गवर्नमेंट ट्रंप यूएसटीआर वाज यूज्ड टू प्रमोट व्हाट दिस हिज एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर टू बी फेयर free and reciprocal trade, specifically to close the gap or balance of trade between the US and the foreign government। तो बट जो ट्रंप है वो इन सब डिसीजन लेने में देरी नहीं करते थे। However, the new Biden administration appears to be seeking a middle path of waving the stick of the USTR while allowing some space for continued tax negotiation with the nations concerned। तो हालांकि जबकि अमेरिका के जो अभी के जो प्रेसिडेंट है वो कुछ कहीं ना कहीं कुछ नेगोशिएशंस और उस तरह की चीजें भी कर रहे हैं, जिसके चलते वो थोड़ा छूट भी दे रहे हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिजिटल टैक्स। अमेरिका ने जो छूट दिया है रिटेलिएटरी टैक्सेस में। चलिए अपने अगली न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है रिसेंटली प्रोहिबिशंस ऑफ केमिकल वेपन्स है, जिसको कहा जाता है OPCW। उन्होंने यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म किया है कि सीरिया ने लगभग 17 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर सीरिया ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मींस वी कैन से डेफिनेटली दे हैव यूज्ड केमिकल वेपन्स।
आपको याद होगा सरीन गैस एंड और डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूरोटॉक्सिन गैसेस थे वो सीरिया के ऊपर में यूज हुए थे, और ये सीरिया के बशर अल असद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर में इल्जाम लगता है ये। अब इस न्यूज को थोड़ा समझते हैं, आखिर क्या है ओपीसीडब्ल्यू, क्या होता है और केमिकल वेपन कन्वेंशंस क्या है। देखिए ओपीसीडब्ल्यू वाज फॉर्म्ड अंडर द केमिकल वेपन कन्वेंशंस 1997 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था केमिकल वेपन कन्वेंशंस। और आमतौर पे किसी भी लड़ाई में केमिकल वेपन्स का ये जो यूज है उसको प्रोहिबिट करता है ये कन्वेंशन। क्या है समझते हैं थोड़ा। देखिए अगर केमिकल वेपन्स के बारे में बोला जाए तो एक केमिकल वेपन्स इज ए केमिकल यूज टू कॉज इंटेंशनल डेथ और हार्म थ्रू इट्स टॉक्सिक प्रॉपर्टीज, ammunition devices and other equipment specifically designed to weaponize toxic chemical also fall under the definition of chemical weapons। तो केमिकल वेपन्स वो सारे वेपन्स होते हैं जो जिसका इंटेंशन डेथ होता है बाय यूजिंग टॉक्सिक केमिकल्स। इवन ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे वेपन्स जो केमिकल वेपन्स को लॉन्च करने के लिए यूज होते हैं उनको भी केमिकल वेपन्स की कैटेगरी में ही यूज किया जाता है। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन बोलता है इट इज ए मल्टीलेटरल ट्रीटी बैनिंग केमिकल वेपन्स एंड रिक्वायरिंग देयर डिस्ट्रक्शंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। उनके खात्मे के लिए एक टाइम डेजिग्नेट किया गया है। Negotiation for the Chemical Weapon Convention began in 1980 at the United Nations Conference on Disarmament, and the convention was drafted in September 1992 and opened for signature in January 1993, and it became effective from April 1997. It makes it mandatory to destroy old and abandoned chemical weapons, and members should also declare the riot control agent, sometimes referred to as tear gases, in possession of them। तो मेंबर कंट्रीज जो हैं वो टीयर गैसेस के बारे में भी बताने पड़ेंगे कि आपके पास टीयर गैस है या नहीं है। ये एक तरह के राइट कंट्रोल एजेंट होते हैं। कितने मेंबर्स है तो ऑलरेडी देखा जाए तो 192 मेंबर्स हैं स्टेट पार्टीज एंड 165 सिग्नेटरीज हैं। इंडिया साइन द ट्रीटी इन जनवरी 1993। इंडिया ने 1993 में ही साइन कर दिया था। ये कन्वेंशन प्रोहिबिट क्या करता है, देखिए द डेवलपमेंट, प्रोडक्शंस, एक्विजिशन, स्टॉक पाइलिंग और रिटेंशंस ऑफ केमिकल वेपन्स ये प्रोहिबिटेड है इस कन्वेंशन के तहत, पहला। दूसरा जो प्रोविजंस ये है कि ये ट्रांसफरिंग ऑफ केमिकल वेपन्स, आप केमिकल वेपन्स को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तीसरा यूजिंग केमिकल वेपन का यूज करना बहुत ही सख्त मना है। एंड असिस्टिंग अदर स्टेट टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज दैट आर प्रोहिबिटेड बाय द केमिकल वेपन, तो वो भी आपको नहीं कर रहे हैं। यूजिंग राइट कंट्रोल डिवाइसेस एज वारफेयर मेथड्स, तो राइट कंट्रोल के लिए भी आपको एक जो भी चीजें आप यूज करेंगे उसको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर ओपीसीडब्ल्यू के बारे में समझा जाए तो इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स एंड इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द सीडब्ल्यूसी 1987 to implement and enforce the term of CWC by the 2001 relationship agreement between OPCW and UN। The OPCW report on its inspection and other activities to the UN through the Office of the Secretary General। देखिए OPCW के पास ये पावर मिलता है कि वो किसी भी ऐसे कंट्रीज जहाँ पर उसको लगता है कि ये केमिकल वेपन्स वगैरह यूज हो रहा है वहाँ पर जाके ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और उसको ये पावर मिलता है ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल के थ्रू। OPCW was awarded the Nobel Peace Prize in 2013। ध्यान रखिएगा इसको OPCW को नोबेल प्राइज मिला हुआ 2013 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग नीदरलैंड में है। एंड इनके जो फंक्शंस होते हैं आमतौर पे, इट इज ऑथराइज्ड टू परफॉर्म इंस्पेक्शंस टू वेरीफाई दैट सिग्नेटरी स्टेट्स आर कंप्लाइंग विद द कन्वेंशंस। दिस इंक्लूड कमिटमेंट टू ग्रांट इंस्पेक्टर फुल एक्सेस टू केमिकल वेपन साइट। तो केमिकल वेपन साइट को आपको वहां तक इन जितने भी इंस्पेक्टर आएंगे उनको एक्सेस देना पड़ेगा, ये नहीं कि आप प्रिवेंट कर दोगे, उनको नहीं जाने दोगे, ये भी। दूसरा इट ऑल्सो परफॉर्म टेस्टिंग ऑफ साइट्स एंड विक्टिम्स ऑफ सस्पेक्टेड केमिकल वेपन्स अटैक्स। अगर मान लो उनको लगता है कि इस साइट में केमिकल वेपन्स का यूज हुआ है तो उस साइट को टेस्ट कर सकता है, और इवन विक्टिम्स को भी ये टेस्ट कर सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द असिस्टेंस टू एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट अटैक्ड और थ्रेटेंड विद केमिकल वेपन्स, कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ केमिकल्स के बारे में भी ये कर सकता है। नेक्स्ट इंडियन इनिशिएटिव क्या है, केमिकल वेपन कन्वेंशन 2000 वाज पास्ड टू इम्प्लीमेंट द CWC। It provides for the establishment of national authority for chemical weapon conventions on or NACWC। This institution formed in 2005 and it is the chief license between the government of India and the OPCW। It is an office in cabinet secretary of the government of India। ये cabinet secretary के अंदर में ये आता है। तो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशंस ऑफ केमिकल वेपन्स। देखिए ये न्यूज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज कहा ये जा रहा है कि चाइना इज प्रिपेयरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल वेपन्स,
एंड कुछ लोग तो ये भी शक कर रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये कहीं ना कहीं एक तरह का बायो वेपन्स है जो आमतौर पे चाइना ने यूज़ किया है। खैर जो भी हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चलने की बात हो सकती है। होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। ये आपको मालूम होगा कि प्रोजेक्ट 75 इज़ ए सबमरीन प्रोजेक्ट जो DSCN और माझागांव डॉक पोर्ट के बीच में है और इट लीड टू द फॉर्मेशंस ऑफ डीजल सबमरीन। समझते हैं क्या है ये। देखिए, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, या जिसको हम लोग DSC कहते हैं, हैज अप्रूव्ड द इशुएंस ऑफ ए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कन्वेंशनल सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75I। ठीक है। RFP is a project announcement posted publicly by an organization indicating that bid for contractors to complete the project are sought। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं उनके लिए बोला गया है कि वो इवन दे कैन बिड फॉर दिस प्रोजेक्ट। Next, this project envisages indigenous construction of submarine equipped with a state-of-art air-independent propulsion system at an estimated cost of 43,000 करोड़। बाकायदा उन्होंने बता दिया है कि 43,000 करोड़ तक का बजट है, इसके अंदर में आपको ये डेवलप करना पड़ेगा। Project 75 approved in 2005 is part of Indian Navy's 30-year plan for indigenous submarine construction, and it will be the first under strategic partnership model which are promulgated in 2017 to boost indigenous defense manufacturing। तो ये indigenous defense manufacturing को boost करने के लिए प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था। The strategic partnership model allows domestic defense manufacturing to join hands with leading foreign defense measures to produce high-end military platform to reduce import dependence। तो आमतौर पे जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है सो दैट हमारे जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिजिनस प्रोडक्शन से ही फुलफिल हो जाए। Acquisition under the strategic partnership model refers to participation of private Indian firm along with the foreign original equipment manufacturer in Make in India in defense। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि फ्रेंच जो है DCNS जो उनके जो सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो माझागांव डॉक पोर्ट से कोलैबोरेट करके ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है सबमरीन्स का। तो उसी तरह से और भी प्रोजेक्ट्स को और भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को कहीं ना कहीं बुलाया गया है। Next, significance क्या है? It is one of the largest Make in India project. It will serve to facilitate faster and more significant absorption of technology and create a tiered industrial ecosystem for submarine construction in India. To self-ensure self-reliance from a strategic perspective, this will help reduce current dependence on import and gradually ensure greater self-reliance and dependability of supplies for indigenous sources. To protect Indo-Pacific, it thus in keeping in mind the rapid increase of nuclear submarine arsenal by China and to protect the Indo-Pacific from future dominations by the adversaries। तो इसके लिए भी ये किया जा रहा है। About 30-year submarine plan, the Cabinet Committee on Security in June 1999 has approved a 30-year submarine building plan which include construction of 24 conventional submarine indigenously developed by 2030। तो ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है वो उन्होंने 24 कन्वेंशनल सबमरीन की बात की है जो 2030 तक डेवलप कर लिया जाएगा। नेक्स्ट P75I जो है वो P75 को सक्सेड किया है। तो P75 इज द ओल्ड प्रोजेक्ट और P75I जो है I फॉर इंडिया बेसिकली इट इज द न्यू प्रोजेक्ट अंडर विच 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन फॉर द कलवरी क्लास based on the Scorpion class were being built at MDL। The third submarine INS Karanj was commissioned in March 2021। Of the total 24 submarine to be built in India, 6 will be nuclear powered। 6 क्या होगा? Nuclear powered होगा। And India has only one nuclear powered submarine जिसको हम लोग बोलते हैं INS Arihant। The INS Arighat, also a nuclear powered ballistic missile submarine, is to be commissioned soon। उसको भी recently commission किया जाएगा। INS Chakra जो है a nuclear submarine है which is taken on lease from Russia is believed to be on its way back to the country of origin। हो सकता है INS चक्रा वापस चला जाए रशिया में, तो हो सकता है उसके बाद INS अरिहत को इंड्यूस कर लिया जाएगा, कंडक्ट कर लिया जाएगा, कमीशन कर लिया जाएगा इंडिया में। होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं DNA के एक नए सेगमेंट में। तब तक के लिए शुक्रिया।